नमस्कार। विषय लिखिए उपसर्ग। उपसर्ग सीधी रखो डायरी। विषय लिखिएगा उपसर्ग। लिखिए अर्थ। जो उपसर्ग शब्द है वो बना हुआ है उपधन सर्ग से। उप का मतलब होता है पहले, और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना। तो इसका अर्थ होगा जो पहले जुड़े। इसका अर्थ होगा जो पहले जुड़े। इसका अर्थ है जो पहले जुड़े। और पूरे शब्द को यदि हम लेते हैं संस्कृत के दृष्टिकोण से, तो जो इस शब्द की जो रचना है, देखिए जो उपसर्ग शब्द है इसकी शब्द रचना शब्द रचना ऐसे हो रखी है। उप उपसर्ग है, त्रिज धातु है, अप्रत्यय है। तो ये तो हो गया उपसर्ग। इसे हम कहते हैं धातु जो इसका मूल है, और ये वाला रूप है वो है प्रत्यय। शब्द रचना यदि उपसर्ग की लोगे तो उपधन सृज धातु है और अप्रत्यय है। उसमें अप्रत्यय है। अगला बिंदु है होते क्या है। जो उपसर्ग है ये क्या होते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। अगला बिंदु लिखिए होते क्या है। शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं। शब्दांश से क्या तात्पर्य है उसे देखिएगा आप। लिखो एक बार। विराजमान हो गए सब। तो देखिए हम पढ़ रहे थे उपसर्ग क्या होते हैं। शब्दांश होते हैं। शब्द का अंश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होते हैं। इस शब्दांश का मतलब है शब्द का
अंश। और शब्द का अंश क्या होता है? शब्द का अंश या तो होता है कोई अक्षर या होता है अक्षर समूह। या तो होता है कोई अक्षर या फिर होता है अक्षर समूह। तो आपका शब्दांश होता है। ये उपसर्ग के बारे में है। लिख लिया आपने? कितना क्या टाइम लगा रहे हो? ओह, ये अभी पता है वो है। थोड़ा समय पर आ जाओ। आपको सही जानकारी नहीं है, आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी। अब नई भर्ती का इंतजार करो आप। तो पढ़ लो। ठीक है, कोई चांस नहीं है अब आपके। 90% से ऊपर पढ़ा नहीं, रद्द नहीं करने का है। जैसे मान लीजिए अभी विद्यार्थी बोलते हैं कि ऐसा है कि भर्ती रद्द होगी, नहीं, नहीं। 90% पढ़ा आपको उस तक चला गया है। तो नई वैकेंसी का इंतजार करो और पढ़ाई करते रहो बस। पहले तो है ना, आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई खराब करते हैं, सिलेबस पढ़ते नहीं है, नोटंकी करते हैं। पहले तो गैले गुंगों के चक्कर में आप लोगों ने आरएस के साथ जुड़ रही है ऐसा ही। पता है ये लोग कौन बोलते हैं? बुरा मत मानना। ठीक है, ध्यान रखना, जब मामला कोर्ट में चला गया हो, कोर्ट हमेशा सबूत पर चलता है। कोर्ट हमेशा सबूत पर चलता है, ना मीडिया पर चलता है ना किसी और पर। मीडिया पर है तो उसमें मामले को वो थोड़ा सा इधर उधर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आखिर निर्णय होता है वो हमें सबूत से होता है। सबूत इनके पास में है तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा। सबूत नहीं है तो कोर्ट जो है वो चलाओ उसे। कोर्ट में हमेशा सबूत चलता है, टू द पॉइंट सबूत चलता है, बिना सबूत के कोई नहीं सुनने वाला पर आपको। और जब पार्टी बना दिया जाता है किसी को, ठीक है, और सरकार को ये बोल दिया है कि भाई आप ये बताइए, हमें इतने दिन में आपको आपको फैसला करके देना है कि क्या करना है इसका। अब सरकार जब भी कोई निर्णय करेगी पहले कोर्ट को बताएगी, उसके बाद क्या करेगी, निर्णय करेगी। मतलब खुद होता है कि एक तो क्या खुद बोल दे अपन के लौसा, और एक लीगली बोले हम चीजों के लिए कि कानूनन ये है आपके सामने, और कानून सबके लिए बराबर है, यही होता है। तो पढ़ाई करो। और मैं तो आपसे इस सलाह देता हूं, मेरी तो निजी सलाह आपसे ये है, नई विज्ञप्ति का इंतजार करो। आप ज्यादा इस पर फोकस करते हैं ना तो आपके पास आप ऐसे की वैकेंसी आपके हाथ में होती है आज। पर आप लोगों ने एक ही धरा अपना लिया कि नहीं इनको हटाओ, ये करो ये करो। आपको पैरेलल ये भी करो कि कोई बात नहीं, आप ये नई वैकेंसी लगा दो, हमें नई वैकेंसी दो, इसका जो होगा लीगली आप करते रहिए, आप नई वैकेंसी दीजिए हमें आप। ज्यादा आपका पलड़ा भारी होता है इसमें। आप खाली हाथ नहीं बैठते, अब आप खाली हाथ बैठेंगे।
और भी इंतजार करिए 5-6 महीने, हो सकता है सरकार आपके 10 दिन में निकाल दे वैकेंसी, कोई बड़ी बात नहीं है। वैकेंसी निकाले, पहले चल रही है, भले चलो वो एक अलग प्रक्रिया है, वो चल रही है, दूसरी वैकेंसी सरकार निकाल, सरकार के पास पूरी पावर है। वैकेंसी भर्ती निकालना सरकार को नहीं रोक रोक पाएगा कि पहले वाली पूरी नहीं हुई दूसरी नहीं हुई, पहले वाली प्रक्रिया चल रही है, हमने दूसरी निकाल दी, टाइम लगता है भर्ती में, भाई भर्ती में वैसे भी लगता टाइम, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। और आप लोगों को मुझे क्या पूत के पैर पालने में दिखते हैं, मतलब पता नहीं किस तरह से तैयारी करते हैं लड़के यहाँ पर। इसके बाद लिखिएगा परिभाषा। और वैकेंसी आएगी, आपको भनक नहीं लगेगी, बता रहा हूं मैं आपको। लोग ना, हमें पता चला, किससे को पता नहीं चलेगा, विज्ञप्ति जारी होगी सीधी, आगे साहब विज्ञप्ति, यही होगा 21 में, ये तो हुआ था। परिभाषा लिखिए, जो शब्दांश शब्द रचना के उद्देश्य से, जो शब्दांश शब्द रचना के उद्देश्य से जो शब्दांश शब्द रचना के उद्देश्य से किसी शब्द के, जो शब्दांश शब्द रचना के उद्देश्य से किसी शब्द के, किसी शब्द के पूर्व में जोड़े जाते हैं या जोड़ा जाता है, जो शब्दांश शब्द रचना के उद्देश्य से किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है, कॉमा, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए यहां हमने क्या लिखा, जो शब्दांश शब्द रचना के उद्देश्य से किसी शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब यहां देखना, ये जो आपने पूर्व लिखा है, पूर्व के स्थान पर वो आदि का प्रयोग कर सकता है, पूर्व का मतलब आदि होता है, आदि का मतलब पूर्व होता है। इसके स्थान पर पहले शब्द का प्रयोग कर सकता है कि जो शब्दांश आदि में जोड़ा जाता है, उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्द रचना के उद्देश्य मतलब निमित्त, निमित्त मतलब उद्देश्य, वो क्या आएगा, पहला आएगा। इसके लिए किसका प्रयोग कर सकता है, आरंभ का प्रयोग कर सकता है, और इसके लिए शुरुआत का प्रयोग कर सकता है। पूर्व की जगह इनका प्रयोग कर सकता है, कोई किसी का प्रयोग करे वो उपसर्ग होगा, वह उपसर्ग होगा। अगला बिंदु देखिए, विशेषता। देखो विशेषता, देखिए इसकी पहली विशेषता, आप परिभाषा ध्यान नहीं रखोगे, विशेषता ध्यान रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, विशेष ध्यान रखोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। तो लिखिए, शब्द रचना के उद्देश्य से शब्द रचना के उद्देश्य से किसी शब्द के पूर्व में जुड़ना, किसी शब्द के पूर्व में जुड़ना, यह काम किसका होता है, उपसर्ग का होता है। दूसरा, जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ को, उसके अर्थ को बदलना, उस अर्थ को बदलना। अथवा
उसमें गुप्त पड़े अर्थ को प्रकट करना, अथवा उसमें गुप्त पड़े अर्थ को प्रकट करना, गुप्त पड़े अर्थ को प्रकट करना, ये इनका काम है। ये इसकी विशेषता कहिए या कार्य कहिए, दोनों सब ये चीजें एक ही साथ में पढ़ा रहा हूं यहां पर। अब एक बिंदु और है, मतलब इनका काम क्या होता है, या तो अर्थ में क्या करेंगे परिवर्तन, या पहले से उस शब्द में कोई अर्थ है उसको बाहर लाना, जिससे कुछ भाषा जो बोलते हैं कि नया अर्थ देना, उस शब्द के अंदर ही अर्थ होता है, उसी को क्या करते हैं बाहर लाना, मतलब कुछ भाषा बोलते हैं कि इससे नया अर्थ देना। तो ये तो या तो नया अर्थ देते हैं उपसर्ग, या तो नया अर्थ देते हैं, या फिर, तो एक काम करिए यहां एक नोट लिखिएगा, उपसर्ग, नोट लिखिए उपसर्ग जिस शब्द के साथ जुड़ता है या जिस शब्द के साथ जुड़ता है या तो उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, या तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है या उसे विशिष्ट बनाता है। तुम्हारी क्रिकेट खत्म हो गई है तो दोबारा क्लास में लेट बताना। कितने मतलब इस तरह से कैसे हो सकते हैं आप, मतलब खुद के प्रति लापरवाही कैसे हो सकते हैं आप, लापरवाही इंसान करता है, खुद के प्रति इतनी लापरवाही आप। क्रिकेट है ना बेटा, अन्न नहीं देगी आपको, पेट नहीं भराएगी, वो एक शौक है, और शौक पालते हैं कब, जब सफलता हासिल कर लेते हैं तब। यदि कह रहा था कि मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं इस टाइम पर, हो गया क्या लिखा हमने, या तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है कॉमा, या उसके अर्थ को विशिष्ट बनाता है, या उसके अर्थ को विशिष्ट बनाता है। एक नोट नीचे और लिखना, या मैं एक शर्त लिख देता हूं जो आपके लिए बहुत काम आएगी। मात्राएं सदैव छोटी होती है, उपसर्ग के साथ मात्रा सदैव छोटी आती है। ये आपके लिए हो, आप लोगों के लिए है, ताकि थोड़ा ध्यान रहे। उपसर्ग के साथ मात्रा सदैव छोटी आती है, कहीं मात्रा बड़ी नहीं आई कभी, मात्रा सदैव छोटी आती है। जैसे वी, नी, अभी, सु इत्यादि, वी, नी, अभी, सु इत्यादि। मात्रा कैसे आएगी, छोटी आएगी, बस मात्रा कभी बड़ी नहीं आती इनके साथ में। अब आइए प्रकार में, उपसर्ग के प्रकार में आइए आप। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। तो लिखिए उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, या उपसर्ग 3 प्रकार के हैं, ऐसे दीजिए 3 प्रकार के हैं डैश। पहला संस्कृत, और संस्कृत का दूसरा नाम क्या है, तत्सम उपसर्ग। और दूसरा प्रकार है हिंदी, इसे हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग। और तीसरा प्रकार है विदेशी, इसे हम कहते हैं आगत या फिर गृहीत उपसर्ग। तो पहला प्रकार है संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा विदेशी, ये उपसर्ग के प्रकार है। तो यहां लिखिएगा संस्कृत उपसर्ग।
लिखिए, जो उपसर्ग जो उपसर्ग संस्कृत से जो उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और संस्कृत से आए हैं और संस्कृत शब्दों के साथ संस्कृत से आए हैं और संस्कृत शब्दों के साथ ही जुड़े होते हैं। जो उपसर्ग संस्कृत शब्दों से आए हैं और संस्कृत शब्दों के साथ ही जुड़े होते हैं, उन्हें संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत से आए हैं और संस्कृत शब्दों के साथ ही जुड़े होते हैं, कॉमा, उन्हें संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। इसी में लिखना, काटना मत। ये पूर्णतः नहीं, रुको रुको, ये शब्दों के साथ, इसी में लिखना आगे, ये शब्दों के साथ, ये शब्दों के साथ या तो संधि नियम से जुड़ते हैं या संयोग रूप में। ये शब्दों के साथ या तो संधि नियम से जुड़ते हैं या संयोग रूप में, या तो संधि रूप में जुड़ते हैं या संयोग रूप में। ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं, डैश, वही लिखना आगे। इसका जो पहला प्रकार है वो है मूल उपसर्ग। पहला प्रकार है मूल उपसर्ग। देखिए इसमें मूल उपसर्ग, ये संस्कृत उपसर्गों का पहला प्रकार है मूल उपसर्ग। अब एक बात सुनिएगा आप, ये जो मूल आ रहे हैं, ये पहला प्रकार आ रहा है, इतने सारे देखिए, हिंदी संस्कृत उपसर्ग है, हिंदी के और विदेशी है। संस्कृत के दो प्रकार है, एक मूल है, दूसरा अव्यय उपसर्ग है। दूसरा प्रकार होगा अव्यय उपसर्ग। ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने ये पढ़ लिए मूल, समझ लीजिए 70% उपसर्ग आपने पढ़ लिए, 70% आपने उपसर्ग पढ़ लिए, मतलब ये पढ़ लिया आपने। तो इन्हें बहुत महत्व, मतलब बहुत तरीके से पढ़ना इन्हें आप। और यही उपसर्ग है, वास्तविक उपसर्ग जो होता है ना, जिसे बोलते हैं वास्तव में उपसर्ग है, ये यही है। बाकी सब कुछ इन्हीं के समानांतर या तो उत्पन्न हुए या उन्हें हम अपनाया है, बाकी है यही। तो लिखिए मूल उपसर्ग कौन सा होता है, तो इसके बाद लिखिए, जिन जिन संस्कृत उपसर्गों का, जिन संस्कृत उपसर्गों का, जिन संस्कृत उपसर्गों का न स्वतंत्र अर्थ होता है, जिन संस्कृत उपसर्गों का न स्वतंत्र अर्थ होता है, न स्वतंत्र अर्थ होता है, कॉमा, न स्वतंत्र उपयोग में आते हैं। जिन संस्कृत उपसर्गों का न स्वतंत्र अर्थ होता है, कॉमा, न स्वतंत्र उपयोग में आते हैं, न स्वतंत्र उपयोग में आते हैं, कॉमा, उन्हें उन्हें मूल उपसर्ग कहते हैं, उन्हें मूल उपसर्ग कहते हैं, कॉमा, जो कुल 22 है, जो कुल 22 है, जो कुल 22 है। ठीक है, तो ये कुल 22 होंगे, तो 22 आप पढ़ लोगे और इन 22 को पढ़ने में बहुत समय लगने वाला है।
कम से कम 2-2.5 घंटे चलने वाला उपसर्ग है ये, कोई छोटा मोटा नहीं है ये, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शुरुआत में हम ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, अब 16 तक तो हम अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, पर 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, वे वाले एक ही उपसर्ग आपका कम से 20-30 मिनट लेने वाला है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलता है ये, किस किस रूप में मिलता हमें ये, क्योंकि हमने कहा कि देखिए संधि पर आधारित है। अब मान ली किसी विद्यार्थी ने संधि नहीं पढ़ी है, या उसे संधि समझ में नहीं आई बिल्कुल, कई बार क्या होता है पढ़ी नहीं होती है, कई बार पढ़ते हैं समझ में नहीं आती है, और यदि हम ये मान लें कि लो आपने संधि पढ़ रखी है तो उपसर्ग भी आपका हो जाएगा, लो पढ़ लो ऐसे, तो आप एक विषय किस विद्यार्थी समझ में नहीं आता, दूसरे में क्या हो जाए मात खा जाएगा। तो मेरा यहाँ पर है कि डिपेंड नहीं रहे आप, निर्भर नहीं रहे एक दूसरे विषय पर, मैं पढ़ाऊंगा संधि की दृष्टि से, पर बिना संधि पढ़े भी आप उपसर्ग आराम से पूरा का पूरा याद कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना उपसर्ग आपको समझ में आना चाहिए, ये समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या ये घातक बन जाएगा। और प्रश्न आजकल जो प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सा उपसर्ग का उदाहरण है, इनमें से कौन सा केवल उपसर्ग का उदाहरण है, इनमें से कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उदाहरण है, इनमें से कौन सा उपसर्ग और संधि का उदाहरण है। समझ गए आप, इस तरह से प्रश्न बनता है ये, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा प्रश्न बन जाता, उपसर्ग बनता तो ठीक ही है, बाकी इस तरह से प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सा संधि उपसर्ग और प्रत्यय तीनों का उदाहरण है, यानी एक ही शब्द में तीन तीन चीजें मिलनी चाहिए, वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आजकल जो दौर है कि मैंने संधि पढ़ ली, मैंने रट ली, वो नहीं है, आपको हल करना आना चाहिए। प्रश्न हल करना नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी भाई, हल करना नहीं है तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमने लिखा मूल उपसर्ग कितने है, ये 22 है। ये 22 में पहला जो मैं ले रहा हूं यहां पर उपसर्ग है, इसके बारे में देखिए काफी जो मत है वो इस तरह से है, एक उपसर्ग है अपी। कुछ भाषाविद ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अपी हिंदी में उपसर्ग है ही नहीं, इसको हटा दीजिए आप, तो संख्या 21 कर देते हैं, संख्या 21 करते हैं। मैं आपसे एक थोड़ा सा उधर देता हूं, 2021 की बात है, 22 की बात है। मेरे समानांतर कोई अध्यापक पढ़ा रहे थे, उन्होंने पुस्तक लिख रखी थी, उन्होंने उपसर्गों की संख्या कितनी बता रखी थी, 28 से 30 बता रखी थी। अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तक को मार्केट में बेच रहे थे, आजकल उस पुस्तक का नामो निशान मिट गया है ही नहीं, कहीं मिलती ही नहीं है, मिलती है तो पड़ी रहती खांचे में, कोई लेता नहीं है, कैसे लेगा कोई व्यक्ति। अब संख्या कितनी बता दी है, जबकि दुनिया कह रही कितने हैं, बस ऑथेंटिक 22। हाँ, इससे नहीं मानना ये हो सकता है, इससे नहीं मानना ये हो सकता। आप किसी पूछो कि संस्कृत के जो मूल उपसर्ग कितने हैं जो हिंदी में आए, वो कहेंगे 22 से, सीधे हम 22 बोलते। ये जो है इसके बारे में हो सकता है कोई आपको कहे कि 22 में नहीं आता है, पर ये हिंदी में कुछ शब्दावली में उपयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, जो उदाहरण है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक पद है हमारे पास में अपिधान, एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अपिधान। इसके बाद देखिए अपिति, अपियन, इस तरह सब लिखे हुए हैं। लिखना मत ये, मैं पहला अपी नहीं पढ़ूंगा, मैं पहला अपी नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ एक बार कि उपसर्ग होता क्या है। ये अपी उपसर्ग है हमारे पास में, अपी है, और यहां पर अपी अपने मूल रूप में आया, जिस रूप में अपी है उस रूप में आया। तो उपसर्ग ध्यान रखना, उपसर्ग बदलता है, किस नियम से, संधि नियम से। ये यहां पर बिल्कुल नहीं बदल रहा है, उपसर्ग जिस रूप में होता है उसी रूप में दिया जाए उसे हम संधि बोलते हैं, नहीं उसे संयोग कहते हैं, कहते हैं संयोग। अब इसमें संधि नहीं है, इसमें क्या है, संयोग। इनमें से कौन सा उपसर्ग उदाहरण है, तो उत्तर ये जाएगा, जब साथ में ये भी जाएगा ये भी जाएगा। इनमें केवल उपसर्ग का उदाहरण है, अभी संधि का नहीं है, पर ये केवल उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ये केवल उपसर्ग उदाहरण नहीं है, संधि का भी साथ में। कैसे, ई बड़ी आ रही की यहां पर, तो ये आएगा अपिदन इति, ठीक है, तो ई के सामने क्या है, ई, तो क्या बनी है, बड़ी, ये दीर्घ संधि बनती है यहां पर। और यहां देखिए अपियन यहां पर भी है, कैसे, अपिदन अयन। अब आपको ये कैसे हुआ, ईरण संधि के नियम से हुआ है, ईरण संधि के नियम से हुआ है। तो उपसर्ग होता है कोई उपसर्ग जिस तरह से कि ये अपने मूल में रह सकता है, ये अपने रूप में परिवर्तन कर सकता है, ई जो छोटी है बड़ी जा सकती है, और ई हट करके यह बदल सकती है, प आधा भी हो सकता है, प आधा हो सकता है, ये किसी रूप में ढल सकता है उपसर्ग।
उपसर्ग डल सकता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस उपसर्ग के बारे में कहते हैं कि ये उपसर्ग है ही नहीं। तो संख्या कितनी करते हैं वो 21, पर उनके कहने से नहीं है उपसर्ग है, ये उपसर्ग माना जाता है। बहुत से उदाहरण पढ़े और पढ़े, अपितु पढ़ा है, ठीक है, अपिहित पढ़ा है, बहुत सारे, जब इतने सारे उदाहरण पढ़े हैं तो कोई कैसे कह सकता है, ठीक है। अपिधान का मतलब ढक्कन, अपि ढक्का हुआ, ठीक है। अपितु का मतलब क्या होता है, किंतु परंतु। तो जब शब्द आ रहे हैं ना हमारे पास, पढ़ा है शब्द, अर्थ पढ़े, प्रयोग कर रहे हैं उसका, तो फिर आप कैसे कह सकते हो हाँ हो सकता है किसी व्यक्ति को मिला ही नहीं उसको, तो कह दिया है ही नहीं, तो बात अलग हो सकती है। भाई आप शब्द को पढ़ो, मिल जाएंगे आप उदाहरण इसके। तो इसमें है, अब आपको छोटे सिरे से उपसर्ग को पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, और हम उपसर्ग कैसे पढ़ेंगे वो देखना। तो ये मैंने बता दिया कि किसी के मन में हो कि सर मैंने 21 पढ़ा है, ठीक है, तो मैं जानता हूं आपने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि संस्कृत में जो उपसर्ग है वो किस में आया है, हिंदी में। एक तो मैंने अभी बता दिया कि 22 होते हैं। एक चीज और जानना, अब आप कहो सर आप मैं क्यों बता रही चीज, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे ही आप पढ़ लोगे चीजें, पढ़ने के बाद में जब आप इतने हो जाओगे सर हाँ मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो कहीं आप कहीं सुन नहीं लो कहीं। हम कहते हैं संस्कृत से क्या है हिंदी में आए, संस्कृत से हिंदी में, क्या संस्कृत में जो रूप था वही हिंदी में अपनाया हमने, ऐसा नहीं है। हमने हमारी सुविधा से उसे अपनाया है। जैसे संस्कृत में एक उपसर्ग है आंग, हमने अपनाया इसे, हिंदी में हम इसे अपनाया, पर किस रूप में अपनाया हमने, आ के रूप में अपनाया। तो कोई कहता है कि संस्कृत से आया है, उसका मूल हमने रखा है, पर हम जानते हैं इससे हिंदी से ना तो शब्द का अंत होता ना शुरुआत होती है। क वर्ग का पांचवा है, इससे ना तो शुरुआत होती ना अंत होता है, इसको हमने छोड़कर इस वर्ड अपनाया है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हो कि संस्कृत के मूल रूप को हमने, देखिए मूल रूप को न लेकर के प्रथमा विभक्ति इस तरह के रूपों को हमने हिंदी में अपना रखा है, हिंदी में अपना रखा। तो जो पढ़ाता हूँ ये संस्कृत का मतलब संस्कृत होगा, फिर किसी और का नहीं होगा। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ आ उपसर्ग से। अब आ उपसर्ग का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे कम नियम लगाने वाला उपसर्ग है ये, सबसे कम नियम लगाएगा उपसर्ग कौन सा, आ। एक तो आपको पहले जो भी मिलेगा आपको संयोग मिलेगा, संयोग मतलब बिल्कुल बीच प्लस हटेगा जाकर बैठ जाएगा, वो संयोग है। सीधे सीधे उदाहरण मिलते हैं इसके। जैसे आ का उदाहरण है, हम लिखते हैं यहां पर आ जन्म। अब यहां देखिए, एक तो आ है और दूसरा जन्म है, तो इससे आप आसानी से अलग कर सकते हो, आ धन जन। अब मैं चाहूं तो यहां पर 10 उदाहरण और लिखा सकता हूं, जैसे आ जन्म, आ मरण, आ भरण, आ शरण, आ कंठ, आ समुद्र, बहुत से उदाहरण पढ़े, जितने लिखो उतने ही कम पड़ेंगी। तो हमें एक टाइप का एक उदाहरण लिखना है। डायरी भरेंगे नहीं, भरेंगे ना तो डायरी 20-30 पेज भर जाएंगे हमें, इसमें ही पेज भर जाएंगे कम से 15 आपके, एक ही पढ़ेंगे तो ही भर जाएंगे। तो एक उदाहरण लिखेंगे एक टाइप का। अब आप चाहें तो उदाहरण आराम से पढ़ लेना, आ जन्म, आ भरण, आ मरण, बहुत सारे पढ़िए। तो हमने कहा कि भाई आ उपसर्ग है, ये संयोग के रूप में शब्द के साथ आता है। दूसरा जो है आ उपसर्ग, वो व्यंजन संधि के नियम से शब्द के साथ लगता है। ये दो ही उदाहरण मिलते हैं इसमें। आच्छादन, आच्छादन में क्या होगा, आदन छादन, व्यंजन संधि का ध्यान रखना एक तरीका है। यदि आपको चच मिलता है, चच मिलता है 2-3 शब्दों को छोड़कर, तो क्या कर दीजिए इसमें आप 2-3 क्या है, एक स्वच्छ को छोड़कर आप सब में क्या कर दो, व्यंजन संधि कर दो आप। चच मिलते ही और च को गायब कर दो, या च को त बदल दो, यही होता है इसमें। तो यहाँ पर च हट जाएगा, तो स्वर के सामने छ हो तो च का आगमन होता है, व्यंजन संधि का नियम होता है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस परिस्थिति में एक ही उदाहरण है, चच मिले तो च को हटाना, अगले को सही कर लेना। तो ये दो ही रूप में मिलेगा आपको, या तो संयोग या प्रिय। तो व्यंजन संधि के रूप में इसका उदाहरण क्या है, आच्छादन, आच्छादित, आच्छादन और आच्छादित, दो ही तो है इसमें, बाकी किसके हैं, संयोग के उदाहरण है, मतलब सीधा उपसर्ग बैठेगा। आगे बढ़ते हैं, एक उपसर्ग है परा, उपसर्ग है परा। अब ये कैसे संयोग के रूप में आता है, जैसे देखिए पराजय, अब बिल्कुल संयोग हो रखा है, परा और जय। यहां पर ये क्या है,
संयोग है, मतलब बीच में धन हटाया और पास में जाकर बैठ गए। जया जय का विलोम है पराजय, ये तो है। इसके बाद में ये इस रूप में भी शब्द के साथ आ सकता है, परास्त। अब इसमें हो सकता है कोई विद्यार्थी पर ले ले, क्या सर मैं इसका संधि विच्छेद, जो इसका विच्छेद है वो पर धन अस्त कर सकता हूं, एक कहेगा पराधन अस्त। ये समस्या आपके सामने हो सकती है, हो सकती है। तो पर कब आता है, परा कब आता है? जब पर उपसर्ग आएगा तब हम पढ़ेंगे। एक बार परा पढ़ेंगे और जब पर उपसर्ग आएगा तब इन दोनों की वापस अंतर सर पढ़ेंगे कि इस परिस्थिति में आपको पर मिलेगा, इस परिस्थिति में परा मिलेगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसे समय लगेगा। मैं कह रहा हूं इसको समय लगेगा खूब पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं बिना समय है। बाकी लिखा ना तो फटाफट लिखा दो। पर जैसे मान लीजिए मुझे पता है यहाँ पर परा है और आपको लगता है पर भी सही है ना सर, ये तो बैठ रहा है, तो ये नहीं है। क्यों पर होगा तो पराया अर्थ देगा, जैसे परदेश, पराया देश, दूसरा देश। और परास्त में पराया अर्थ नहीं है ना, तो परा है। और पराया पहले पदार्थ मिले तो पर होता है, जैसे पराश्रित, दूसरे पर आश्रित, तो पहला पर है, परधन आश्रित। पराजय, हार, दूसरे के हार थोड़ी होता है, सिर्फ हार होता है, तो पर आ जाएगा। ये आसान तरीके हैं, कुछ तरीकों के साथ हल करेंगे, आराम से आ जाएगा। तो यहां पर आएगा पराधन अस्त। अब इसका कोई और उदाहरण मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। दो ही, ये तो दीर्घ संधि या फिर दीर्घ संधि या फिर संयोग। संयोग, ये संयोग ये तो प्रत्यय के साथ चलेगा ये तरीका। अब यहां पर आप कितने उदाहरण लिख सकते हो? लिख सकते हो। पराजय, पराभव आ रहा है, पराकाश। अच्छा, पराकाश में भी वापस आपकी दीर्घ संधि आएगी, पराधन आकाश है। तो ये तुलना करूंगा तब पढ़ा दूंगा मैं आपको पर और परा में। तो ये दो रूप मिलता है, ये तो मिलता है आपको संयोग रूप में या फिर मिलता है संधि रूप में। परा के बाद में एक उपसर्ग देखिएगा, नी। नी देखिए आप, जैसे हमने लिखा नियोग, नी और योग है। अब नियोग शब्द आपको अर्थ नहीं आ रहा तो आसान नहीं है, हर किसी को नहीं आता इस शब्द का अर्थ। नियोग एक व्यवस्था रही है, वंश परंपरा बढ़ाने की एक व्यवस्था रही है। आपने महाभारत देखी? महाभारत देखी? महाभारत में जब आपने पांडवों का जन्म होता है उससे पहले की जो घटनाएं बताई जाती है, वहां पर एक नियोग व्यवस्था आती है, आती है। तो सीधे शब्द शब्द समझ लीजिए कि एक पुरानी प्राचीन परंपरा है, अभी की नहीं है, वर्तमान नहीं है, कलयुग में वर्जित है। कलयुग में नियोग है वो आपका वर्जित है, कानून बैन है, अंदर डाल देंगे आपको सरकार, कर देगी, पता चलता है आपको। कानून ये क्या है? बैन है, इलीगली नहीं है, ठीक है। धर्म की दृष्टि से नहीं है और कानून दृष्टि से भी नहीं है। नियोग होता है कि पति की मृत्यु, पति की मृत्यु हो जाए या पति शारीरिक रूप से कमजोर हो, ठीक है, या संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो। ये तीन चीजें यदि हो पति में, पति के साथ यदि की मृत्यु हो जाए, या पति कमजोर हो, और या फिर संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो, तो अपने कुल, अपने कुल के किसी अन्य व्यक्ति से आप संतान उत्पन्न करा सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? नियोग बोलते हैं। जो अवर्तमान में वर्जित नहीं, इसको बोलते हैं कलिवर्ज्य है, ये है नहीं। तो नियोग में क्या होता है? निधन योग, विशेष परिस्थिति में योग, ठीक है, विशेष परिस्थिति में योग है वो नियोग है। एक क्या थी? परंपरा थी जो वर्तमान में नहीं है। अच्छा, आपको परंपरा आ रहा है तो मैं आपको ये कह सकता हूं, क्या हमेशा ऐसा ही था कि जैसे हम जो पढ़ते हैं हमारे अंदर ऐसा नहीं था कि रिश्तों में शादी होना? क्या ऐसा नहीं था? आजकल आप लोग बोलते हो कि उनके तो ये होता, उनकी होता। यदि आप ढंग से पढ़ लोगे ना ये वाला, तो आपकी आंखें खुल जाएगी पूरी की पूरी। कभी किसी बोलोगे जिंदगी में एक बार, हमारे यहाँ पर इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने ही परिवार में शादी कर रखी है। अब पढ़ो उनके बारे में, ठीक है। पर पढ़ते नहीं आप? पढ़ते हो? नहीं।
पढ़ना। ऐसे देखिए, मैं ऐसे डायरेक्ट उदाहरण नहीं दे सकता। अभी आप क्या मेरे झंडे गाड़ दोगे बाहर, झंडी बना दोगे, क्यों धर्म के नाम पता नहीं क्या क्या बोल दोगे आप लोग। होता है, इसको बोलते हैं आडंबर। सही दृष्टिकोण नहीं होना, आडंबर की आड़ में पता नहीं क्या कर लेगा, इस लोग बोलते नहीं है। भाई अपने पर क्या करना, ठीक है लिखा हुआ है, हमें पता है इसके बारे में, छोड़ो ना, क्या करना, बोल के क्या दिखाना हमें। इसलिए अध्यापक नहीं बोलते हैं, अध्यापक अपने उसी में रहते हैं कि भाई हाँ, जो व्यवस्था बीत चुकी थी अब उसको वर्तमान में नहीं है, उससे क्यों आज का जो समय ना वर्तमान को लेकर चला था दुनिया में, पहले का नहीं है। तो नियोग एक क्या थी, परंपरा थी जो वर्तमान में नहीं है। तो ये नी उपसर्ग है, तो किस रूप है, अच्छा नियम लिखोगे, देखिए निधन यम, ये भी संयोग है, तो संयोग रूप हो सकता है। दूसरा हमने लिखा यहां पर न्याय, अब ये क्या है, निधन आय, यहां पर ये उपसर्ग है पर किसके नियम के अनुसार, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार है। माफी चाहता हूं, यण संधि के नियम से ही है, यण संधि के नियम से। एक और देखिए, यहां लिखते हैं हम निष्ठुर, यहां भी नी उपसर्ग है, कैसे, निधन स्तुर। तो इसने क्या किया, तीन संधि, दो संधि और एक संयोग, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, संधि बढ़ते रहेगी, उदाहरण बढ़ते रहेंगे। तो इसमें इस रूप में मिल सकता है केवल संयोग रूप में, जैसे नियम आ जाए, आ जाएगा सर, न्याय लिखा हमने, न्यस्त आ जाए तो शुरुआत में यदि न आधा हो तो नी उपसर्ग हो सकता है, नी पूरी हो नी उपसर्ग हो सकता है। और इस तरह से इसके ठीक बाद में सट हो, ठीक बाद में सट हो तो नी उपसर्ग हो सकता है, कैसे, निष्ठा, यहां पर भी नी उपसर्ग है, निधन स्था। ये कुछ तरीके आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि नी के बाद सट आते ही कौन सा उपसर्ग हो गया, नी होगा, नी के बाद में न आधा और ये है तो नी, ये या कोई भी हो, नी उपसर्ग होगा। और नी अकेले पड़ी है तो नी उपसर्ग होगी। इसके बाद देखिए अति, इसके बाद है अति उपसर्ग, देखिए इसमें अतिसार, अति आपको साफ दिखाई दे रहा है, अति, और दूसरा सार, साफ आपको दिखाई दे रहा है, अलग से, इसका मतलब संयोग हो रखा है, यहां पर संयोग हो रखा है। और ई यदि बड़ी आ जाए तो हमने लिखा अतीत, हमने लिखा यहां पर अतीत, तो इसमें क्या है, अति, और दूसरा कौन सा है, इत। तो दीर्घ संधि से ये शब्द के साथ जुड़ा उपसर्ग, यानी ये प्रत्यय, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय, ये उपसर्ग, केवल प्रत्यय उपसर्ग जुड़े और दीर्घ संधि के नियम शब्द बन गया। तो संधि का उदाहरण भी है अतीत, उपसर्ग का उदाहरण भी है और प्रत्यय का उदाहरण भी है, ये तीनों का उदाहरण है। और देखिए अत्यंत, तुम जानते हैं, देखिए तो आधा है तो अति, यण संधि के नियम से अति धन अंत होगा, आपको निकालना आ रहा है वो निकालो उपसर्ग, आप उपसर्ग ज्यादा सरल है संधि की तुलना में, अत्यंत। तो इस तरह से उपसर्ग सारे पढ़ने वाले, ए वाली कोई ना, फिर क्या ज्यादा हो जाएगा लिखने वाला, साथ में चल जाओगे। अगले लो, ये लो, तो बोल नहीं सकते कि गूंगों की विराट बस्ती में तो अब है नहीं, और तो वाचाल बस्ती में रहते हैं, खूब लंबी लंबी फेंकते हैं बाहर, आप नहीं फेंकते हो,
पूरी फेंकते हैं भाई। लिख लिया। लिख लिए। वंशनी कैसे? नहीं, इससे नहीं बनता, निष्ठा अलग बनता है। इसमें स्तूर है, निष्ठा में नीधन इस्ता है, पर नियम वही रहेगा। नियम दूसरा होते, मैं दूसरा नियम लिखा दूंगा आपको यहाँ पर। एक नियम मतलब कहने का मतलब है नी उपसर्ग मिलेगा तो या तो मिलेगा वो संयोग रूप में, या मिलेगा यण संधि नियम में, न आधा मिलेगा शुरुआत में, या फिर नी के बाद सत्य मिलेगा, ये स या फिर ठ, कोई शब्द होगा तभी नी उपसर्ग होगा, नहीं तो नी उपसर्ग नहीं मिलेगा आपको। मैं एक एक टाइप का एक ही उदाहरण लिखाता हूं मैं सर। मैं उदाहरणों को ऐसा नहीं करता हूं कि एक ही उदाहरण लिख दो, एक में 10 उदाहरण लिख लो और जो हटकर हो मुख्य हो वो छोड़ दो, वो कभी नहीं पढ़ा। एक एक चीज पढ़ा दो विद्यार्थी को, ठीक है, बाकी वो अपना आप समझ लेगा। भाई होता क्या है कि इसी तरह का कपड़ा पहन कर आए, होता क्या, जैसे मान लीजिए अभी आपने एक स्कूल ने ये पहन रखा, एक ने ये पहन रखा, एक ने, क्या ड्रेस से पहचान सकते हम? एक ही बच्चे को खड़ा कर दे सामने, भाई 4 स्कूलों के एक ही बच्चे को खड़ा कर दे आपके सामने उस यूनिफॉर्म में, आप क्या करोगे? कभी पहचान लोगे? कभी पहचान लोगे? अब ये क्या करते हैं कि एक ही दो टाइप के मैं उदाहरण लिखा दिए, ठीक है, और फिर अचानक आपके सामने आता है कि एक कोई और यूनिफॉर्म आ गई। अब बताइए क्या वो यूनिफॉर्म स्कूल की है कि ऑफिस की किसी की? आप बता पाओगे? अचानक भूल जाओगे आप, क्या यूनिफॉर्म तो लग रही है स्कूल जैसी, क्या पता ऑफिस की होगी। नहीं तो मैं कहता हूँ 4 प्रकार होते हैं, मैं 4 लिखा दी, मैंने 4 दिखा दी आपको। अब आप भले ही दूसरी आएगी तो भाई ये नहीं है इसकी, ये 4 ही है इसकी, ठीक है। ये मैं तरीका होता है मेरे पढ़ाने का। बाकी दूसरा ऐसा नहीं है, उदाहरणों का भंडार लिख करने में विश्वास नहीं करता। जान मैं चाहता हूं कि आप एक एक लिखें। बाकी आपकी पुस्तक में एक एक चीज आपको टू द पॉइंट नोट्स लिखी मिलेगी, आगे समझ में मिलेगी, नोट्स लिखी मिलेगी किस किस टाइप का क्या हो सकता है, और वो आप देखोगे तो मिलेगी आपको। अति के बाद में देखिएगा, अब आते हैं हम अपी में। रुको 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 रुको, अप नहीं, अब आते हैं हम अप में। एक उपसर्ग छूट रहा है, इसकी संख्या छोटी है इसमें बहुत, उपसर्ग कम है, वो ले रहा है पहले। देखिए अप उपसर्ग है, देखिए अपमान। अब क्या दिखाई दे रहा है? अब मैं एक बार यदि आपको हद छोड़ दूं ना ऐसे केवल, कि मैं छोड़ दूं तो भी आप उससे निकाल दोगे, क्योंकि अब इसमें छोड़ने, देखिए अभी मैं छोड़ रहा हूं, इसका मतलब है आप बिल्कुल धीरे धीरे क्या कर रहे हो, उपसर्ग को समझ रहे हो आप।
अगले 5 बाद में मैं खुद छोड़ दूंगा, आप हल कर लोगे। समझ गए आप? इसे बोलते हैं चीजें हमारे धीरे धीरे पकड़ में आना। तो जैसे इसका आपको पता है, बताओ क्या बनेगा? अपधन मान बनेगा। ये बिना के आपको पता चल गया। यहां देखिए, यह लिखा मैंने अपांग, दीर्घ संधि का है, निकालिए। अपधन अंग, ठीक है, ये भी पहचान लिया आपने। अब मैं कहता हूं यहां पर अपेक्षा, तो हो सकता है ये आपको नहीं समझ में आए, तो यहां पर गुण संधि है, ऊपर एक मात्रा होती है तो गुण संधि होती है अपधन एक। यदि संधि नहीं भी पता आपको तो भी आप इसे हल कर लोगे कि भाई हाँ इसमें अप उपसर्ग ही है। और अब मैं कहता हूं यहां पर अपस्कर, हो सकता आप नहीं पहचानो। अपधन कर, ये आप क्या पहचानो? यदि आपको अपधन कर, आप बाजार में लगे शब्द को छोड़ दो तो भी आधे से ज्यादा 90% इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि शब्द क्या बनेगा। वो क्या अपकर बनेगा, या कहेंगे गलत शब्द है। अपस्कर मतलब तस्कर, ठीक है। ये इसका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ये व्यंजन संधि में आया हुआ है, ये व्यंजन संधि, और मैं आपको लिखा चुका व्यंजन संधि, ये उदाहरण है आपका। तो ये अप आपको संयोग रूप मिलेगा, दीर्घ संधि मिलेगा, गुण मिलेगा और व्यंजन मिलेगा, ठीक है। अब अप की तरह ही एक उपसर्ग और है उप, ये भी आपको मिलेगा। अप की तरह का ही है उप। तो देखिए अपमान था, यहां पर कर दीजिए आप उपमान, उपधन मान। अब जैसे वहां पर मैंने लिखा ये वाला, तो इस देखिए यहां लिखता हूं उपास्थि, बताइए क्या आएगा? उपधन अस्थि। उपास्थि क्या होती है? देखिए उप अस्थि, जो अस्थि नहीं है तो चमड़ी भी नहीं है, अस्थि से द्वारा चमड़ी भी नहीं है, तो क्या होती है? उपास्थि बोलते हैं उसे। किसको बोलते हैं उपास्थि? मांसपेशियों से बना थोड़ा क्या होता है, कठोर भाग होता है, कठोर होता है। उपास्थि क्या, जैसे आपका कान है, उपास्थिक बने होते हैं। हाँ, शरीर के कितने बाहरी अंग जो उपास्थिक बने होते हैं आप देखिए, बता सकते हो? शरीर के कितने, साइंस के स्टूडेंट हो यार, इतना तो बता ही सकते हो आप। साइंस मतलब आप प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हो तो साइंस तो आप है। शरीर के कितने बाहरी अंग जो उपास्थिक बने होते हैं? भाई मछली का शरीर तो पूरा बना होता है, मछली का शरीर पूरा बना होता है। मानव शरीर के बाहरी अंग कितने जो उपास्थिक बने होते हैं, तो उससे आप देख सकते हो कि उपास्थिक है। कौन कौन से? होठ है, होठ उपास्थिक नहीं है भाई साहब। बताइए, कोई विज्ञान का नहीं है? कितने बाहरी अंग है जो देखिए दो ही तो है, एक तो कान है और एक नाक का जो ऊपर हिस्सा ना, ये वाला, ये ऊपरा जहां से नाक का आपका जो घेरा बलोट बनी है, ये उपास्थि है। जब नाक बना बना, ये आपका उपास्थि होता है। दो हिस्से जो आपको बाहर से दिखते हैं कि भाई हाँ ये उपास्थि है, तो हाथ लगा दो तो ये उपास्थि। और यहां देखिए उपेक्षा, जब अपेक्षा का हल कर सकते हो तो उपेक्षा भी हल हो जाएगा, उपधन इक्सा। और अपस्कर कर सकते हो तो उपस्कर का भी आप कर सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा उपधन कर। एक पढ़ोगे दूसरा याद हो जाएगा, तीसरा याद हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके बाद देखिएगा एक उपसर्ग और है अव, एक उपसर्ग और है अव। इसे देखिए यहां लिखता हूं मैं अवज्ञा। ये थोड़ा जटिल हो सकता है, पर आपको देखो शुरुआत में अव दिख रहा है तो अवधन ज्ञा। यहां देखिएगा अवाप्त, उससे अवाप्त कर लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? अवधन आप्त। यहां पर दीर्घ संधि है, यहां पर दीर्घ संधि है। और यहां लिखते हैं हम अवेक्षक, सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरण में से है। अवधन एक सक, संधि गुण होती, दूसरा पद निकालिए जहां से विच्छेद ऊपर एक मात्रा गुण संधि होती है। और अवच्छद, तो यहां पर क्या आएगा? अवधन
छत, आपसे कह रखा कि चच मिलते ही एक चच को क्या करो, हटा दो, अपना क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि का विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद देखिए कितने हो गए, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, लिखो अब। लिख लिया आप लोगों ने? आज समुद्र बोला मैंने, समुद्र पर्यंत, जब तक समुद्र है तब तक। क्यों, क्या हुआ? आकंठ, कंठ तक, गले तक, आमरण मृत्यु तक, आजीवन जीवन भर, आजन्म जन्म से, ये अर्थ निकलते हैं शब्दों के। अलग आ उपसर्ग है, उपसर्ग के अर्थ होते हैं, पर ये मूल उपसर्ग है। क्या लिखा हमने? न स्वतंत्र अर्थ होता है न स्वतंत्र उपयोग में आते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको समझा ही नहीं शायद। ये जो उपसर्ग है ये आपको कहीं पर भी अलग से शब्द के रूप में नहीं मिलेगा। बताओ कभी इसे शब्द रूप प्रयोग किया आपने? तो नहीं किया ना, तो स्वतंत्र उपयोग नहीं है। और जब शब्द के रूप में नहीं है तो इस अप का अलग से अलग क्या अर्थ निकालोगे? तो इसे स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता। शब्दों के साथ जाते हैं तब दो प्रकार अर्थ देते हैं। एक, उस शब्द के अर्थ को बदलते पूर्ते से। दूसरा, उस शब्द में ही कोई अर्थ है उसको बाहर निकाल देते हैं। ये दो प्रकार के अर्थ देते हैं, जिसे हम बोलते हैं या तो शब्द उपसर्ग के उपसर्ग या तो शब्द के अर्थ को बदलता है या उसमें परिवर्तन करता है, नहीं या उसके अर्थ को विशिष्ट बनाता है, या उसके अर्थ को विशिष्ट बनाएगा। ये दो काम करता है उपसर्ग, और कोई काम नहीं करेगा। ए भगवान, ओहो। और आप बहुत दिनों बाद पधारते हैं। सपना देखना और सपने के पीछे पड़ना, धैर्यवान रहना, ऐसा कैसे चलेगा? छुट्टियां, है आपकी, और भर्ती सामने नहीं होती है तो हम भी चाहते हैं कि विद्यार्थी नियमित बना रहे, विद्यार्थी नियमित बना रहे। और भर्ती आने के बाद में जिसको भर्ती आ जाती है मान लीजिए, और फिर आपको लगता है कि हम ऐसे सर पढ़ा ही रहे हैं तो क्या मार्क भी करेंगे क्या है बेटे बेटे? ऑफकोर्स पढ़ाना ही उसी तरीके से, पर फ्लो बढ़ जाता है। बढ़े आगे, मत करो। एक एम ले लो जिंदगी में, और ये इतनी देर बंद क्यों कर रहे हो इसे? जिंदगी में एक उद्देश्य ले लो और उस पर चल पड़ो भाई। 2 साल लगे 3 साल लगे कोई फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान में नौकरी चाहिए तो 5 साल मान कर चलो आप, अपने करियर के 5 साल आपको देने पड़ेंगे, पड़ेंगे, पड़ेंगे। हाँ, ढंग की नौकरी चाहिए अच्छी तो 7 साल भी देने पड़ सकते हैं आपको। मान कर चलिए आप चाहोगे कि अभी वैकेंसी में है ना, अभी निकाल लेंगे सीट, तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत भाग्यशाली है। हाँ, तो आप सही जगह पर हो, कहीं पर कहीं भी हो, सही जगह पर हो, ठीक है, और सही समय पर हो। राजस्थान में सरकारी नौकरी की ना तो सही समय होता है और ना ही सही जगह होती मिलती है विद्यार्थी को। ये दो चीज उसके लिए हानिकारक चलती है हमेशा।
वैकेंसी आई, फॉर्म भर गया और 4 महीने बाद आप 20 साल के हो गए, आपका सही समय नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? अब वो आप 4 महीने ऊपर निकले और ये वैकेंसी पूरी होगी, तब बेटा आप 24 साल के हो जाओगे, दोबारा एग्जाम दोगे तब, तो आपका सही समय नहीं था। समझ गए आप? तो एक तो ये सही समय आपको नुकसान कर सकता है। अब आप जहां कहीं पढ़ने जाते हो और गलत जगह दी, आप पढ़ लिया आपने, तो फिर आपको और लपेट देगा वो। तो मेरी ये सलाह है, एक बार कहीं कोचिंग करते हो किसी टीचर से, दोबारा किसी और से भी एक बार देख लो आप उन्हें, ऑनलाइन देखिए ऑफलाइन देखिए। ये गलती मत करो कि अरे एहसान है बेटा, खुदा है मेरे लिए, तो कंपटीशन दुनिया है। जब पहचानोगे अध्यापक को तब आपको लग जाएंगे 2 साल, अध्यापक को पहचानने में 2 से 3 साल लग जाएंगे आपको कि यार ये बढ़िया पढ़ा रहा सब्जेक्ट है। होता क्या कि थोड़े से बाहर से आए, कंपटीशन दुनिया के बैठ गए, ठीक है, स्कूलिंग अलग दुनिया होती है, कॉलेज अलग होती है, और कंपटीशन दुनिया पूरी अलग होती है। कॉलेज में क्या होता है, टीचर सीधा पढ़ा, टू द पॉइंट पढ़ाता है वो, उसको कोई किसी से मतलब नहीं है, नहीं है। कंपटीशन में क्या होता है कि पढ़ाई से ज्यादा चीजें हावी रहती है, दोहे चुटकले, एंजॉय, क्योंकि वो बेचारा कॉलेज से निकल कर आया है, तो साल 2 साल उसे लपेटना होता है बढ़िया तरह से, ताकि वो बैठा रहे वहां पर। नहीं बैठा नहीं रहता है। दोनों चीज आप, और उसमें एक सबसे बड़ा घातक बनता है विद्यार्थी की लापरवाही, कि भर्ती आएगी तैयारी करेंगे, तो जब तुम इतने 30 मार्क का हो, भर्ती आएगी तैयारी करेंगे, तो तैयारी कर रहा हो उसका क्या होगा? 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 5 से 8 लाख फॉर्म भरते हैं, और तैयारी करने वाले राजस्थान में तैयारी कोचिंग सेंटर की दुनिया में, अभी जो मैंने फील किया है, पहले मेरा आंकड़ा अलग था, अभी मेरा आंकड़ा एक अलग चल रहा है, जो मैंने फील किया पिछले 4 या 5 महीने में। एक रेशियो बताऊं मैं आपको, जो शायद आपको पहले से पता होगा। ये 100% हमारे पास में स्टूडेंट है, यदि 100% आंकड़ा लेकर चलते हैं, पहले हम ये पढ़ते थे, मैं 5 भागों में इसको बांटता था, कि पहले 2015 16 17 की बात है, हम ऐसे करते थे कि देखिए भाई, फॉर्म भरने वाले यदि 100 आदमी है, कितने हैं? यदि मान लीजिए 100 है, 10 लाख 1 लाख जो भी है, उसमें 20 ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, सिर्फ फॉर्म भर दिया इस बार, घर वालों ने कहा भर दिया, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। अब ये 20% आंकड़ा आपको कोई मतलब नहीं है। अब बचे 80। अब 80 में से ये जो है ना, ये ऐसे होते हैं, घर वाले बोलते हैं जाके तैयारी कर, तो भाई घर से निकलता लो, अब कहां करनी है, उस कोचिंग में कर, वो चला जाएगा वहां पर, शहर जा। माता पिता के स्टेटस के लिए कई बार ये बच्चे निकल जाते हैं यहां से, आते हैं मेरे सामने, कैसे घर ने भेज दिया, क्या करे, वहां बैठा नहीं, बैठ रहे मौज कर रहे हैं यहाँ पर। और ये 20% प्रारंभिक दौर में जो बड़ा मेहनत करते हैं, क्या करते हैं ये, मेहनत करते हैं ये, ठीक है। और ये वे होते हैं जो मेहनत करते हैं पर कभी पार नहीं पड़ती है, वो आलसी भी बन जाते हैं, टाइम पर नहीं करते हैं, रूटीन नहीं बना पाते अपना, कोशिश करते रहते हैं। ये दोनों श्रेणी में होते हैं। ये एक ऐसे हैं जो रियल में सीरियसली मेहनत करते हैं, जो झटके खा चुके होते हैं जीवन में, वे लोग होते हैं ये। आरएस जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो ईमानदारी से उसका परिणाम देखिए आप, खुद को ईमानदार बनाकर परिणाम देखना, उनकी आयु देखना, उन लड़कों की जिनका सिलेक्शन होता है, तब अधिकतम जो लड़कों की आयु है आपको 28 साल और 30 साल के बीच मिलेगी, अधिकतम की। मतलब ये 4 4 साल तक बढ़िया तरीके से यहां पर घिसते हैं, बढ़िया तरीके से ये मिलता है। मतलब इससे प्लस ही मिले, मैक्सिमम आपको इससे प्लस ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। और 20% ऐसे मिल जाएंगे जिनकी आयु 30 में 33 से 35 है, 35 वर्ष के आसपास होती है, 30 से 35, तब जाकर के वो इतने मैच्योर बनते हैं, तब जाकर के उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं वो लोग। और ये ऐसे ही के साथ में होता है, यही ऐसे एग्जाम के साथ होता है। उनको पूछी ट्रेनिंग जाकर के आपकी आयु कितनी हो गई है, तब बताएंगे यार आयु तो मेरी इतनी है। समझ गए आप? तो ये चीज चलती है, तो ये आपको अनुभव वाले हैं, ये है मेहनत असली। और जिस कोचिंग को ये मिल जाते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट देता है। इनके पास आंकड़े बहुत हो सकते हैं, रिजल्ट देगा। और ये कहां जाते हैं पता, ये वाले, ये तो बेचारा कोई दिक्कत नहीं, ये कहां जाते हैं, ये वहीं जाएंगे जहां पर उनको आनंद मिलेगा, एंजॉय मिलेगा, और अपने टाइम पास करने के सारे संसाधन उनको उपलब्ध हो जाएंगे, तो ये भीड़ का हिस्सा बनेंगे।
कि कोई ना कोई लपेटे में आई जाएगी, आई जाएगा, मौज करते हैं अधिकतर, ये करते हैं, या मैं देखता हूँ। आप भी जानते हो, नहीं जानते हो क्या? उनसे पूछा जाए कि तुम ये हाथ बांध बांध डाल के घूम रहे हो यहाँ पर, ये कंधे कंधे रख करके, हस्बैंड तुम्हारा है नहीं, भाई तुम्हारा है नहीं, पापा मम्मी को पता है नहीं, तो कौन है? अब बुरा मत माना, मैं तो, मेरे साथ का अध्यापक रहते ना, वो भी कहता देख लो। मैंने कहा यार भाई मैं तो देख चुका हूँ चीजें, ठीक है, मुझे सामने दिख रहा है, मुझे सामने दिख रहा, आपको दिख रहा है, तो वे कौन से, ये वाले हैं। हाँ, इनमें से गलती से कोई कहीं झटका खा रखा है, फिर इस दौर में आ गया तो वो आ जाएगा फिर बाद में, फिर वो आपको बाहर ऐसे घूमता हुआ नहीं मिलेगा, उसकी आंखें सूजी मिलेगी आपको, है ना, ये ना डोल, ये ऐसे मिलेंगे बड़े बड़े सूर्य के होते हैं, एकदम मैच्योर मिलेगा आपको पूरा, ठीक है, चेहरे पर गंभीरता मिलेगी आपको, वे व्यक्ति होता है ये। पढ़ने वाले के चेहरे पर अपना गंभीरता आ जाएगी, बिना कहे आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई जिस दिन आपको खुशी मिले कि पढ़ लिया, अंदर आपको खुशी मिले, यार आज मैंने एक चैप्टर पूरा कर लिया, मजा आया एकदम जोरदार, समझना आपने पढ़ाई की आज। और जब आपको लगे यार भर्ती में क्या होगा, मैंने क्या पढ़ रखा है यार, पता नहीं भर्ती आ गई तो आज, इसका मतलब बेटा गलत रास्ते पर पूरा, आप सुधार कर लो आप, सही है। ये दो गुण होते हैं, ये मेरे में होते हैं, ये मेरे में भी, जब भी मैंने भी तैयारी की है तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जब भी पढ़ता था आराम से, एक चैप्टर बढ़िया हो गया, एकदम शानदार तरीके से सब्जेक्ट पूरा हो गया, तो एकदम खुशी होती थी ऐसे, एकदम बढ़िया, एकदम सही रास्ता पर एकदम, ठीक है। और जैसे लगता कि भर्ती आने वाली है, अरे यार सिलेबस में इतना पढ़ा, एक रात तो नींद नहीं आती थी बैठे बैठे, अब करें क्या, इतना पढ़ा है। फिर 3 दिन तक होता है, फिर वापस वो दिमाग से निकलता है और आराम से उसी रास्ते पर, क्या करना है, दे देंगे एग्जाम तो। ये है, ये हकीकत है, यही है। एक तो होता है ये आपका जोश, नहीं जो दर्द होता है ये ठंडा पड़ता है, रूटीन में जाते हो। एक होता है आपका जोश। सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटरों में प्रवेश कब होता है स्टूडेंट का, प्रतियोगी परीक्षा, पता आपको हाईएस्ट प्रवेश कब होता है? जब किसी भर्ती का रिजल्ट आ जाए, परिणाम आ जाए, फलानिया निकल गया, अब मैं भी निकल सकता हूं, आता भाई कोचिंग से वहां से। सबसे ज्यादा कोर्स तब बिकते हैं जब किसी भर्ती का रिजल्ट आ जाता है, तब बिकते हैं, अरे वो निकल गया, मैं ही पढ़ना है। और थोड़े दिन बाद में, पर नियमावली बनाता पूरा, उससे पूछता, उसके वीडियो देखता, ये देखता वो देखता है, और खुद के जीवन में एक उसका गुण हासिल नहीं करेगा। 4 दिन उसको देखेगा, मौज करेगा, अरे वाह क्या बोला, एक तो हासिल कर लो कम से कम, एक एक कर लो, कि नियमित कर लो। मैं तो ये कहता हूं सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में क्या बन जाओ, नियमित बन जाओ। घंटे कितने पढ़ते हो, 12 में गए, आप नियमित बन जाओ डेली। सप्ताह में 5 दिन तो बनो ही बनो नियमित, 6 दिन नहीं बनो, 5 दिन बनो कम से कम। मैं कहता हूं भर्ती आपके लिए आसान बन जाएगी बहुत ज्यादा। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, कि कैसे ही व्यक्ति है ना, धीरे धीरे अभ्यास करने से विद्वान बन सकता है, नियमित अभ्यास करोगे तो। और आप यही नहीं करते हो, बाकी आप में सब है। औ के बाद देखिए प्र, मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि वो जरूरत पड़ गई आप लोगों को बोलने की, ध्यान देते ही नहीं हो। और सिलेबस आज है ना पहाड़ के रूप में आता है, पहाड़ के रूप में। देखिए प्र, अब प्र कैसे मिलेगा, छोटे शब्दों पर पकड़ रखिएगा आप। उपसर्ग पढ़ते हो, छोटे शब्दों को एक काम करो, अब आपको मैंने तो पढ़ा दिया, आपको जब पढ़ा दूं पूरा तो छोटे शब्दों को क्या करो, अलग से एक डायरी में लिख लो, ठीक है। तोड़ो, लिखो, लिखो तोड़ दो से, ठीक है, उपसर्ग नहीं है, लिख लो, जब भी आएगा पता चलेगा ये छोटा है, तो ये भूल जाते हैं हम। परीक्षा में धोखा दे सकता है कि प्रज्ञा में कहां उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे एक छोटा शब्द मैं आपको, एक शब्द है अभिज्ञ, इसमें उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय भी है। अब आपके उत्तर अभिज्ञ तो लो, ये रहा अभी, और ये अप्रत्यय कहां से आ गया, इसमें प्रत्यय है, ये है रचना। पढ़ोगे ना तब पता चलेगा प्रत्यय कैसे हुआ, यहां पर ज्ञा धातु है और अप्रत्यय है, ज्ञा धातु अप्रत्यय, ज्ञा मतलब जानना, ज्ञा मतलब जानना होता है, ठीक है। तो ऐसा है, मैं आपको प्रत्यय पढ़ूंगा तो मैं सारी चीज पढ़ूंगा प्रत्यय के बाद में। देखिए ये मूल आएगा, इस तरह से आएगा, सब चीजें हैं। तो इसमें बताइए क्या आएगा, प्रधन ज्ञा, प्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको अलग कर दीजिए। और यहां देखिए प्रार्थी, प्रधन अर्थी हो गया,
ये किस संधि से हुआ? दीर्घ से। संधि नहीं आ रही तो भी निकालोगे। पर यहां देखिए, प्रेक्षा या प्रेक्षण, बताइए। प्रदन एक क्षण। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आपके लिए जटिल। जटिल क्या होता है? ये ऐसे शब्दों को पढ़ना होता है हमें। अब प्रेक्षण तो पता है, प्रदन एक शब्द, प्रेक्षण प्रदन एक, अप्रेषित आ जाएगा सामने, तो ढूंढेंगे उपसर्ग कौन सा है, विच्छेद क्या करें हम। तो जो पढ़ने के तरीके ना, वो भी आप देखो आप, कि भाई यहाँ ये चीज हमें पढ़नी है, इसे हाईलाइट करना होता है। ऐसा नहीं है कि जब पहली बार पढ़ते हैं तो पूरा किताब ही हाईलाइट कर दी। पहली बार पूरी किताब हाईलाइट होगी? आपके लिए पूरा नया है, नहीं होता है। बिल्कुल होता है। जब आप देखते हो ना कि पहली बार पढ़ रहा है, पूरी किताब को रेखांकन करा रहे, देवता पहली बार एक बार पूरा पढ़ ले, दूसरी बार किताब को बिना रेखांकन किए पढ़, और तीसरी बार पढ़ो तब रेखांकन करके पढ़ो किताब को, तब पता चलेगा यार ये मैं भूला था। भाई तो पहली बार पढ़ता, शुरुआत के 5 पेज पूरे काले ही पढ़ रहते हैं उसके, और आगे किताब छेड़ता ही नहीं है। मैंने अभी हाल ही में स्टूडेंट को पे चेक करता, डायरी चेक करता हूं मैं कि उनकी किताब कैसी है, ये हाल पढ़े इनके। प्रधन स्थिति, अब इस स्थिति में ई छोटी आती है, ये ध्यान रखनी होती है, और ये संधि पढ़ते हैं तब चीज समझ में आती है। तो कुछ चीजें होती है तो हमें अलग से पढ़नी पड़ेगी। और यहां देखिए एक शब्द हमारे पास में प्रांगण, यहां पर क्या आएगा? प्रधन आंगन। या दीर्घ संधि भी है और व्यंजन संधि भी है। तो प्रांगण है, प्रधन आंगन, प्र मिल रहा है, ये आपका प्र उपसर्ग है। अब इसके बाद देखिए एक उपसर्ग है हमारे पास में अभी, तो अभिज्ञ, अभिष्ट, अभ्यागत, और अभिषेक, ये इस तरह से आपके संधि मिलेगा। अब निश्चित सब एक एक जैसे चलेंगे। संयोग, दीर्घ संधि, यण संधि और व्यंजन संधि। पकड़ में आ गया? बस एक बार रख लो ध्यान में, हो जाएगा। और इसका विच्छेद क्या होगा? अभिधन गिया। इसका विच्छेद क्या होगा? अभिधन इष्ट। आ रहे पकड़ में आपके? इसका विच्छेद क्या होगा? अभिधन आगत। बिना संधि पढ़े यदि आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप बहुत अच्छे लेवल में हो, आपका लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? अभिधन शेक। यदि मान लीजिए समझ में आया तो शेक ही होगा। ठीक है, विच्छेद में कभी ये स नहीं आता वापस, तो क्या हो गया? अभिषेक हो गया। लिखो आप इन्हें। अभी जयपुर में सब अंडरग्राउंड बैठे बच्चे, आरएस प्री एग्जाम सामने, भूमि है सब। ठीक है, अब बाबा जी का कोई प्रसाद लेकर आए होंगे, कुताती बांधी होगी, अरे भगवान मेरा करवा देना।
अब भगवान कहाँ से करवाएगा आपका? क्या मेरे भूमि जिनका है? ये बेटा, पोस्ट है कितनी है राजस्थान में? कितनी होती है? 1 मिनट, पोस्ट कितनी है? 500? 500? ठीक है, कोई कहता है इस एग्जाम 500 उनको पोस्ट है। वो 500 कैंडिडेट है भूमिया जी, और भूमिया जी के पास कितने जाएंगे? 2000 कैंडिडेट जाएंगे भूमिया जी के पास उसमें से। हे भूमिया जी, इस बार बेटा पार कर देना। बेटा 5 भूमिया जी के अंदर आपने कंपटीशन करा दिया यार। कंपटीशन आपने भूमिया जी में करा दिया। कम से कम देवताओं को पसंद कर रहे हो, देवताओं को कर रहे हो, देवताओं को तो मत लड़ाओ कम से कम। ये गए भूमि जी कहना है, वो भूमि जी का ठीक है भाई, भक्त आया मेरे पास में, ध्यान रखूंगा मैं, आशीर्वाद रखूंगा। और दूसरे के पास के 2000 जाते हैं भूमि जी के पास में, इस 8 लाख में से जाएंगे। तो कंपटीशन आप में नहीं है, भूमिया जी में भी है ऊपर। इनको पास करा देंगे भूमिया जी। और पढ़ेंगे कब? अब भगवान का नाम लगे, जय भूमि जी महाराज। अब याद रखना, एक हमारे डायरी देखे थी, उपनाम लिख दे, भूमि जी महाराज की जय हो, गोसाई महाराज की जय हो, उन महाराज की जय हो। कितने 5 नाम थे ना डायरी, 5 नाम लिखे ऊपर भाई ने। ठीक है, मुझे याद ही नहीं आ रहे इतने तो, सारे देवताओं के नाम लिख दिए ऊपर। बस अब भाई पढ़ने बैठा है, और डायरी खोल के देखी, 5 बने भरे हुए हैं। आशीर्वाद है भगवान का। मतलब वो आस्था का बड़ा आस्थावान आदमी है। पर सबसे बड़ी बात है, सरस्वती का कहीं नाम नहीं लिखा उसने। ठीक है, सरस्वती कहीं नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। लिखो भाई, कहाँ गए? लिख लिया आपने? ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अभी के बाद लिखिएगा अधि। और मैं तो मजाक कर रहा हूं, आपकी आस्था है तो आस्था के प्रति रहिए आप, आस्था बहुत जरूरी है। अधिकार, अधिक्षण, अध्याय, अधिष्ठाता। अधिष्ठाता का मैं लिख देता हूं अधिधन स्थाता। अधिष्ठाता आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, पढ़ा होगा? कॉलेज गए नहीं? हाँ, कोटा ओपन से तो ही पढ़ते थे ना। अधिष्ठाता का मतलब होता है डीन, कॉलेज के डीन को कहते हैं हम। इसमें आएगा अधिधन। एक बार आप बनाओ, जटिल का मैं बना दूंगा। इसके बाद में प्रति।
ये लिखो आप, और इनके विच्छेद भी करना भाई। हो गया? लिख लिया? कितने हो गए? 16 पढ़ने हमें एक बार। आज तक 16 ही पढ़ पाएंगे हम, क्योंकि आगे वाले ना तो। 13 हो गए? तेरह हो गए? ज्यादा कैसे हो रहा है फिर 16 से? लो, प्रत्येक में क्या आएगा, और इसका क्या बनेगा? अधिधन कार। इसका क्या बनेगा? अधिधन एक क्षण। इसका क्या बनेगा? अधिधन आय। और इसका प्रतिधन, या इसका प्रतिधन एक समी बड़ी आएगी, और इसका प्रतिधन उत्तर, और इसका प्रतिधन स्थान आएगा ये। और इसमें परिधन वार, और इसका परि में ही उपसर्ग है तो ही छोटी। ये तो हो गया हमारा, पहले कर लिया हमने। परिधन एक क्षण, और यहां पर परिधन आवरण, और परिधन मान होगा, मान नहीं होता, ठीक है। मान, ये न जा रहा है इसलिए व्यंजन संधि है वहां पर। न जा रहा है, व्यंजन संधि होती है। हो गया? इसके बाद देखिए, वी विज्ञ विकसक व्यस्त और विष्ठा। सु सुजन सुक्ति स्वागत सुसुप्त। इसके बाद में अनु
अनुमान, अनुदित, अन्वेषण, अनुष्ठान। इसका बनेगा विधन ज्ञ, इसमें विधन एक सक, विधन अस्त और विधन स्था। सुजन, सूदन, जनसुक्ति, सूदन उक्ति, स्वागत, सूदन आगत और सुसुप्त। ये सु बदल रहा है, इसी वजह से यहां पर ये संधि बन रही है। अनुमान, अनुदन मान, अनुदित, अनुदन उदित दीर्घ संधि है। अन्वेषण, अनुदन ऐषण और अनुष्ठान, अनुदन स्थान। ये हो गए आपके 16। मतलब 50% उपसर्ग आपके पूरे हैं। अब जो आगे जो कितने बच गए, 6 बच गए ना। 6 बहुत समय लेते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आता है मिनट बनाकर निकल जाते हैं वो। ई बड़ी है, ये तो संधि के नियम से चीज क्लियर होती है पूरी। ये संधि का नियम है। ये संधि पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ हो जाती है कि ये कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ विषय होते हैं जो हम उसमें नहीं ले सकते, जो पहले वाला उसमें ले सकते हैं। एक समय ये बड़ी आती है, ये मैं कुछ तरीके बताता हूँ। और आपको और भी जानना है तो मैंने यूट्यूब में एक स्वर संधि पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। उस स्वर संधि में शुरुआत में देख लेना, मैं तरीका बता रखा है। दीर्घ संधि जहां शुरू होती है वहां पर वो स्वर संधि वाला क्लास ले लेना। छोटी बड़ी मात्राएं आपको समझ में आ जाएगी सारी। शुरुआती क्लास जब मात्रा समझाता हूँ कि कैसे में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। नहीं, मैं तो पढ़ाता ही हूँ क्लास में। यूट्यूब से तो बहुत ज्यादा चीजें अलग चलती है। यूट्यूब पर कोई पढ़ता भी नहीं वैसे भाई, तो पढ़ता है क्या। ठीक है, कितने हो गए, 16 हो गए। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।